So today we are going to start chapter number 2, units and measurement. It is in physics of class 11th. ओके सो हम इस चैप्टर में बेसिकली मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी अपने पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हमें मेज़र करना है तो वो किस तरीके से हम मेज़र करेंगे, और अगर हम उसे मेज़र कर भी लेते हैं तो हम उसे किस टर्म्स में लिखते हैं या किस टर्म में लिखेंगे ताकि हम ही नहीं उसे और लोग भी समझ पाएँ जो हमने चीज़ मेज़र करी है। तो बेसिकली अगर हमें मेज़र करना है ना किसी चीज़ का तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं यूनिट। सो यूनिट वो टर्म है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करता हूँ तो मैं उसे कोई स्पेसिफिक एक यूनिट दे देता हूँ ताकि उसको हर कोई समझ सके कि ये है क्या। और जो यूनिट्स होती हैं ना, कुछ यूनिट्स जो है फंडामेंटल होती हैं, बेस यूनिट्स होती हैं, और कुछ यूनिट्स होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। सो बेसिकली दो टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, एक होती है मेरी बेस यूनिट्स, और एक होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। जो बेस यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मेरी फंडामेंटल, जो मैंने केमिस्ट्री की क्लास में आपको बताया भी था केमिस्ट्री में कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर अपनी 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स आती हैं, और बाकी जितनी भी अदर यूनिट्स होती हैं, चाहे वो वेलोसिटी की हो, चाहे एक्सेलरेशन की हो, चाहे किसी की भी हो, वो सब आती हैं डेराइव्ड यूनिट के अंदर क्योंकि वो बेस यूनिट से डेराइव्ड होती हैं। ओके, सो द यूनिट्स these units are derived from base units. ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स के बीच में। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने केमिस्ट्री में पढ़े ही थे, फिजिक्स में भी सेम वही है, सेम वही पढ़ना है हमें, बस थोड़ी बहुत और जानकारी है जो आपको मैं अभी दे दूंगा। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। केमिस्ट्री क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स होती हैं, और उससे भी पहले अगर मैं देखूँ तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है अपने पास CGS सिस्टम, एक होता है अपने पास FPS सिस्टम, और एक होता है अपने पास MKS सिस्टम। ये जो CGS सिस्टम होता है इसमें जो C होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, ये इसमें G है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को। सिमिलरली इसी तरीके से FPS में अगर देखूं तो आपने सुना होगा कि फुट, कितने फुट हाइट है, कितने पाउंड वेट है। तो ये बेसिकली ये जो यूनिट है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं इसे। इंडिया में आप ये चीज़ें कम सुनते हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो F होता है इसका मतलब होता है फुट, फुट वो पैर वाला फुट नहीं, नापने वाले फुट। और P से मतलब है यहाँ पे पाउंड, और यहाँ पे S से मतलब है सेकंड। सो बेसिकली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ये है मेरी लेंथ को मेज़र करने के लिए, ये है मास को मेज़र करने के लिए, और नीचे है टाइम को मेज़र करने के लिए। इस तरीके से जो मेरा MKS सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है मीटर। ओके, फिर आता है नीचे मेरा किलोग्राम, और एट लास्ट वी हैव सेकंड। सो इस तरीके से मेरे पास ये कुछ सिस्टम्स हैं 3 जिनसे मैं मेज़र करता हूँ। और उसके बाद जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं हम वो पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी हुई थी 7 SI यूनिट्स होती हैं। पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली कुछ लोगों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे। सो होपफुली आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सो अभी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि अपने पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनको। सो सबसे पहले आती है अपने पास लेंथ, जिसको हम मेज़र करते हैं ऑब्वियसली मीटर में, और जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं M से। फिर आती है अपने पास मास, यहाँ पे मास आता है जिसको हम बेसिकली किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। इसी तरीके से हमारे पास आता है टाइम, जिसको हम सेकंड से मेज़र करते हैं और उसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट,
जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर आता है अपने पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या फिर सिंपल में लिखूं टेम्परेचर। तो इसे हम मेजर करते हैं केल्विन में और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। फिर आता है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है लास्ट ही में, मोल जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपने मोल वाली क्लास अटेंड नहीं करी तो आप बिल्कुल उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यूट्यूब पे शायद वो अपलोडेड है, क्योंकि वो केमिस्ट्री का बेसिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसे हम मोल से ही लिखते हैं। फिर अपने पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला से मेजर करते हैं और इसे हम लिखते हैं सी डी। सो मेरे पास बेसिकली ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इन्हें मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी लिखी है क्वांटिटी का नेम, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है सिंपल, और यहाँ पे सिंबल है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। जागृति, आपको कोई इशू हुआ था क्या ज्वाइन करने में, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में इशू हो रहा है। सो अब हमने यहाँ पे फंडामेंटल कुछ यूनिट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इनके अलावा भी हमारे पास और क्या है स्टडी करने के लिए। ओके, सो आपने रेडियंस तो पढ़ा ही होगा कि एंगल मेजर करते हैं, रेडियन हमारे पास यूनिट होती है। सो हमने देखा कि प्लेन एंगल एक चीज़ होती है हमारे पास, और एक चीज़ होती है हमारे पास सॉलिड एंगल। यस, सो हमारे पास एक चीज़ होती है प्लेन एंगल, एक चीज़ होती है सॉलिड एंगल। लेट से हमारे पास ये कोई आर्क है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास रेडियस आर, ये कोई पॉइंट है ओ, और यहाँ पे एंगल बना रहा है डी थीटा, बहुत स्मॉल एंगल है ये। और ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ है यहाँ पे डी एस, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अगर अब मैं इसके बीच में रिलेशन देखूँ कि रिलेशन इनके बीच में क्या आएगा, थीटा एस और आर के बीच में, तो मुझे पता है कि जो रिलेशन आता है इनके बीच में वो निकल कर आता है एस इक्वल टू आर डॉट डी थीटा। या फिर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस ओवर आर, और ये किस में आएगा, मेरा रेडियंस में। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, क्योंकि ये सब आप पढ़ते हैं कि हमारे पास एक प्लेन शीट होती है, प्लेन एंगल होता है। तो ये हम बेसिकली इधर प्लेन एंगल के बारे में देख रहे थे। अब हम देखते हैं ये 3D एंगल क्या होता है। मान लो आपके पास कोई बॉल है, आपने उस बॉल में से कोई पोर्शन निकाल लिया। लेट्स से कि वो जो पोर्शन आपने जो निकाला वो था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया, इस तरीके से आपने कोई बॉल जो थी उसका पोर्शन निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये जो 4 पॉइंट्स मिलकर एंगल बना रहे होंगे, ये कुछ भी, ये भी तो कुछ एंगल बना रहे होंगे, तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे हमने प्लेन पर देखा कि प्लेन पर एंगल किस तरीके से फॉर्म हो रहा था, इसी तरीके से अगर मैं बॉल को एरिया, बॉल के किसी वॉल्यूम को निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल कोई फॉर्म हो रहा होगा, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसे डिनोट करते हैं डी सिग्मा, इस तरीके से। ये रेडियस कोई आर है ही, क्योंकि बॉल का तो रेडियस सेम ही होता है हर जगह हर दिशा में। और लेट्स से जो एरिया है ये है डी ए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है डी सिग्मा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मेरी स्टेरेडियन। तो जो कोई भी अगर पूछे कि स्टेरेडियन किस चीज़ की यूनिट है, तो स्टेरेडियन यूनिट होती है सॉलिड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, रेडियन होती है प्लेन एंगल के लिए, स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल के लिए। दोबारा समझा देता हूँ मैं एक और बार, कि हमने देखा लेट से हमारे पास कोई प्लेन फिगर है इस तरीके से, और मेरे यहाँ पर मुझे रेडियस गिवन है आर, यहाँ पर ये आर्क लेंथ गिवन है डी एस, और ये थीटा भी गिवन है डी थीटा। अब मुझसे बोला गया इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो सिंपल इनके बीच में रिलेशन होता है डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, और इसकी यूनिट होती है रेडियंस, ठीक है। और ये होता है एक प्लेन एंगल।
अब लेट से मेरे पास कोई सॉलिड एंगल है, मैंने बॉल ली, उसका कुछ वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये बन रहा है मेरे पास डी सिग्मा बोलता हूँ मैं इसे। लेंथ सेम ही रहेगी आर, क्योंकि बॉल है, एरिया सेम रहता है। और ये जो एरिया है इसे लेट से मैं कह रहा हूँ डी ए। तो मेरे पास जो रिलेशन आता है वो आता है डी सिग्मा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके, सो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा मेरे पास 2 यूनिट्स और हैं, ये रेडियन और स्टेरेडियन। तो मैंने इन्हीं के बारे में अभी तक हम स्टडी कर रहे थे। आप इस चीज़ को अपने शब्दों में नोट डाउन कर सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो मैंने देखा मेजरमेंट ऑफ जो लेंथ होती है वो हम लेंथ को मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गॉज से और स्पेरोमीटर से, और बाकी चीज़ों से भी हम लेंथ को मेजर करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर लार्ज डिस्टेंसेस आते हैं तो हम उनको किस तरीके से मेजर करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की अगर बात करूं तो लार्ज डिस्टेंस तो हो सकता है मून से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। अर्थ यहाँ पे है, लेट से मून यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। सो उसके लिए मेरे पास बहुत ही एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो अभी हम देखते हैं पैरेलैक्स मेथड किस तरीके से स्टडी करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड का नेम, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स से कि ये मेरे पास अर्थ है इधर, मैं थोड़ी पहले स्पेस लेता हूँ। सो लेट्स से कि मेरे पास ये यहाँ पे अर्थ थी, इस तरीके से अर्थ का प्लेन सरफेस ले लिया मैंने, डायमीटर वाला एरिया ले लिया, और मून को यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि मैं यहाँ से देखूंगा अर्थ से तो मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। तो लेट से मेरे पास ये कोई एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है मेरे पास बी। अब मुझे क्या करना है कि मैं पॉइंट ए से, ये लेट से पॉइंट ओ है, मैं पॉइंट ए से ओ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो लेट से इसका सेंटर है ये, और इसका जो डिस्टेंस आएगा मून से वो आएगा ये। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेट से है मेरा सी ले लो इसे, लेट से मेरा कैपिटल सी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पैरेलैक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप पेंसिल को अपने राइट हैंड में पकड़ें और उसे कहीं दूर कर कर देखें, तो जब आप अपनी लेफ्ट आई क्लोज कर कर देखेंगे तो आपको हल्का सा लेफ्ट और राइट आई दोनों अल्टरनेट में अगर आप क्लोज कर कर देखेंगे तो आपको पेंसिल मूव होती हुई दिखाई देगी। तो वो जो मूव हुई है उसको ही हम पैरेलैक्स बोलते हैं। और जो 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस होता है उसे मैं बोलता हूँ बेसिस। लेट्स से कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था ए, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था बी, क्योंकि मैं ए पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। एक पॉइंट में बी पे देख रहा हूँ तो बी भी मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ बेसिस। ये हो जाएगा मेरा बेसिस। ठीक है, तो आप फिगर जो है साथ साथ में ही ड्रॉ करते रहो तो आसानी होगी आपको समझने में। अब लेट से कि मेरा यहाँ से डी डिस्टेंस पर है ये कोई पॉइंट ओ, और ये जो बेसिस है इसका डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल बी। मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है मेरा स्मॉल बी, और यहाँ पे है मेरा कैपिटल डी। कैपिटल डी है बेसिकली पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस, और इसी तरीके से यहाँ भी कैपिटल डी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि लेट से मेरा एंगल है कोई थीटा फॉर्म कर रहा होगा, लेट से कोई एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो अब अगर मैं केस देखूं ये, तो अर्थ तो है बहुत छोटी इस डी डिस्टेंस के सामने, क्योंकि मून है बहुत दूर। इस तरीके से यहाँ पे कहीं है मून इस ओ पॉइंट पे, और यहाँ पे है कहीं अर्थ। ये तो मैंने फिर भी बहुत पास बना दिया, अर्थ तो बहुत दूर है। तो बेसिकली ये जो डायमीटर होता है ये जो है स्मॉल डिस्टेंस पे होता है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरी अर्थ बहुत दूर है तो मैं मान सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है इस वाले डिस्टेंस के मुकाबले। अगर बी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, तो बी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है कैपिटल डी के मुकाबले, है ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज़ है।
तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बी को जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट करके चलता हूँ और इसे मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इस चीज़ को मानता हूँ पैरेलैक्स मेथड, जब मुझे बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है। तो उसको मैंने अभी के लिए लेट से ये मान लिया है, समझाने के लिए इस फिगर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी के लिए मैंने एक ओ ए और बी डिस्टेंस माने इधर, जो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल स्मॉल बी, और एक ओ से ए पॉइंट माना जिसके बीच का डिस्टेंस है ये कैपिटल डी। तो अब मैंने क्या किया बेसिकली, अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के अंदर, मुझे पता है कि अगर मैं थीटा देखूं तो एल इक्वल टू आर थीटा मेरे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। सो लेंथ यहाँ पे हो जाएगी मेरी लेंथ हो जाएगी मेरी बी, स्मॉल बी, क्योंकि सामने वाली को लेंथ बोलते हैं जितनी आर्क फॉर्म करती है। मैंने इसे अभी के लिए आर्क मान लिया, स्मॉल आर्क। सो बेसिकली लेंथ हो जाएगी मेरी स्मॉल बी, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर है यहाँ पे मेरा कैपिटल डी और थीटा हो जाएगा ये। सो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। तो यानी कि अब अगर मुझे डायमीटर तो मुझे अर्थ का पता ही होता है, वो है मेरा बी, कैपिटल डी भी मुझे पता है, कैपिटल डी मुझे पता लगाना था क्योंकि अर्थ से मून तक का डिस्टेंस। थीटा एंगल जो होता है वो भी हम आराम से पता लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि वो जनरली हमें जब हम मेजर करते हैं तो वो निकाल लेते हैं हम आराम से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके। लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं तो किस तरीके से हम पता लगाएंगे ये सब, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि जो थीटा है सिंपली इसे लिख लेते हैं बी अपॉन डी। तो इस तरीके से हमारा थीटा वैसे आ जाता है और डी को हम लिख सकते हैं यहीं से बी अपॉन थीटा। सो यही है पैरेलैक्स मेथड। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जेम्स रिपीट के लिए बोल रहे हैं, तो जेम्स चलो मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अभी पैरेलैक्स मेथड पढ़ा है। पैरेलैक्स मेथड में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई बहुत लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स है ना, उनके बीच में डिस्टेंस में मेजर करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरी अर्थ है और यहाँ पे है मेरा मून। ठीक है, तो अर्थ और मून के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है कैपिटल डी, और ये जो स्मॉल बी है ना ये अर्थ का डायमीटर है। और तो मैं अभी देखूं अगर इसे, तो ये बहुत इतना छोटा है डी के मुकाबले कि मैं इसे एक स्मॉल आर्क मान सकता हूँ सर्कल की, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूं, लेट से मैंने फिगर ड्रॉ कर ली बस समझने के लिए, ये वाली फिगर मैंने समझने के लिए ड्रॉ कर ली। इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, ये क्या है अर्थ के डायमीटर्स हैं। अगर अर्थ इस तरीके से है तो मैं अर्थ के एक पोल ए पे खड़ा हूँ, एक पोल बी पे खड़ा हूँ। तो मैंने पॉइंट ए से क्या किया, मून को देखा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पॉइंट बी से भी मून को देखा। फिर जब मैंने इनको देखा तो मैंने कुछ एंगल डी नोट डाउन किया होगा, जब मैंने इन्हें नोट डाउन किया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से या फिर और किसी मेजरिंग इक्विपमेंट की हेल्प से। और इनके बीच का डिस्टेंस बी मुझे पता ही है, यहाँ पे कैपिटल डी मुझे पता लगाना था। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये फॉर्मूला लिखा है बी एल इक्वल टू आर थीटा या फिर बी इक्वल टू डी थीटा लिख सकते हैं इसे। तो उससे ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। बस अभी तक हमने यही पढ़ा है। और उसके ऊपर हमने आपने केमिस्ट्री क्लास अटेंड करी हो तो यूनिट्स पढ़ी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स की क्लास में आप शायद थे केमिस्ट्री की, तो उसमें हमने लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सीजीएस यूनिट क्या होती थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। इसी तरीके से एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सब अभी हमने पढ़ा है क्लास में बस। तो अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है या फिर इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, सो क्वेश्चन में अभी हम देखें इसे। सो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 10 डिग्री। ए पार्ट कहता है 10 डिग्री, बी पार्ट कहता है 1 मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिन, एंड सी पार्ट कहता है सेकंड। ये आपको पता ही होगा कि 1 डैश को हम मिनट कहते हैं और 1 डबल डैश को हम सेकंड कहते हैं। और हमें बोला गया है यूज 360, ये जनरली डिग्री लिखा होगा, हटाओ। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमारे पास गिवन है, या फिर रेडियन इन्होंने यूनिट भी लिख दिया है, एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हमें बेसिकली एंगल फाइंड आउट करना है इन रेडियंस। तो रेडियंस में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो जेम्स का एक और क्वेश्चन आया कि सर हाउ मच पाउंड इक्वल टू 1 kg। तो जेम्स इस तरीके से मुझे भी नहीं याद, मैं गूगल करके आपको बता दूंगा, आप वो खुद भी देख सकते हैं गूगल करके, क्योंकि इस चीज़ की वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना पड़े।
लेकिन अगर आपको इच्छा है कन्वर्ट करने की तो आप गूगल पर देखकर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम कर रहे हैं। सो हमारे पास जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हमारे पास कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस में, अगर मैं इसे लिख दूं, ठीक है। और ये जो होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स यहाँ पे भी गिवन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स भी गिवन है हमें, ठीक है। ये जो ओ लिखा है जनरली यहाँ पे डिग्री है, इसका मतलब, ठीक है, ये आप समझ जाना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, कि अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो मुझे 360 डिग्री में पता है 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने होंगे? 360 में अगर 2 पाई हैं तो 1 डिग्री में ऑब्वियसली 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होंगे, यानी कि इसे मैं लिख दूंगा तो पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे, है ना। अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, सॉल्व करूं, तो ये आएगा मेरा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया मेरा सॉल्व, क्योंकि उसने 1 डिग्री में पूछा था। ये 0 नहीं, ये मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे डिग्री है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई 1 डिग्री में हमारे इतने रेडियन होते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में जब 60 मिनट्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं 1 मिनट में कैलकुलेट करूँ रेडियंस, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 से। ये जो मेरी वैल्यू आई है, इसे मैं अगर 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं वो आ जाएगा। तो 1 मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 60। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। ये हो गया मेरा बी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है 1 सेकेंड में, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे, तो मैं इसे क्या करूँगा, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसे 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो जाएगा मेरा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। सो इस तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूँ यूनिट्स के सवालों को। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिजिक्स की, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सो द क्वेश्चन इज, ये आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of the observations is, ये 1 O की जगह 1 डिग्री है यहाँ पे, 1 डिग्री 54 सेकेंड। Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 raised to power, ये भी 7 ऊपर आएगा, 7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। सो अभी हमने जिस तरीके से पढ़ा उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 1 डिग्री 54 मिनट है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इकट्ठे ही। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 डिग्री को मैं लिखता हूँ 60 मिनट, तो 60 प्लस 54 करूंगा तो ये हो जाएगा 114 मिनट, ठीक है। और अगर अब मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा? मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर इतने रेडियंस होते हैं, तो 114 मिनट्स के अंदर कितने होंगे? सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई 60 के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.91 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 114। तो मेरे पास बेसिकली आएगा ये, मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो एक मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ। सो मेरे पास ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये आती है 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस, ओके। ये मेरे पास थीटा निकल कर आ गया। सो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा दूंगा कि D इज इक्वल टू बी ओवर थीटा। बी मुझे कितना गिवन है? 1.276 इंटू 10⁻⁷ और थीटा मैंने निकाल लिया रेडियंस में,
3.32, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ, तो 3.32 इंटू 10⁻²। ठीक है, अगर अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो डी की वैल्यू है, कैपिटल डी की, वो यहाँ पे आ जाएगी। वो आ जाएगी मेरे पास 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। यही था इस क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जागृति ने भी आंसर निकाला है। यस जागृति, ये आंसर थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है, बट करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, जो आपने ये निकाला ना थीटा, थीटा बिल्कुल करेक्ट निकाला।